मुझे लगता है कि शायद यही क्वेश्चन था। एस्ट्राजेनिका फार्मा इंडिया ने किस कैंसर के इलाज के लिए CDSO से मंजूरी प्राप्त की है? क्लियर? आपके सामने ये चार विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, आप इसे देखिए। आंसर भी आपके बीच में आ चुका है। एस्ट्राजेनिका, सॉरी, एस्ट्राजेनिका फार्मा इंडिया ने किस कैंसर के इलाज के लिए सीडीएसओ क्या है पहले चीज तो आप याद रखिएगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। सीडीएसओ से मंजूरी प्राप्त, कोई भी अगर आप मेडिसिन ले आते हैं, मार्केट में ले आते हैं, ठीक है, क्लियर, तो उसे कौन सी संस्था मंजूरी देती है? ठीक है, तो आप कहेंगे CDSO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अनुमति के बिना आप किसी भी मेडिसिन को नहीं उतार सकते। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि एस्ट्राजेनिका यह एक कंपनी है, दवा बनाती है, ठीक है, ने कह रहा है किस कैंसर के इलाज के लिए, कौन सा कैंसर है जिसके इलाज के लिए लिया है? तो आप कहेंगे कि सर स्तन कैंसर के इलाज के लिए लिया है। ठीक, क्लियर, ये भी चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए, कोलाइडर भौतिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक, क्लियर, तो ये विकल्प दिया गया है, ब्रह्मांड में ग्रहों की गति का अध्ययन, सूक्ष्म कणों के बीच उच्च ऊर्जा टकराव का अध्ययन, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रासायनिक तत्वों की संरचना का अध्ययन। तो इसमें आप क्या निशान लगाना चाहते हैं? तो आप याद रखिएगा कि इसका आंसर आपके बीच में जा चुका है, सूक्ष्म कणों के बीच उच्च ऊर्जा टकराव का अध्ययन करने के लिए करने का कार्य कोलाइडर भौतिकी करती है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो है कि भारत में कोलाइडर भौतिकी के क्षेत्र में प्रमुख योगदान देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? ठीक, कोलाइडर भौतिकी के बीच में योगदान देने वाले प्रमुख वैज्ञानिक कौन हैं? तो रोहिणी गोडबोले, कल्पना चावला, सुभाष मुखर्जी, होमी भाभा। तो आपने इसका आंसर दिया है होमी भाभा, और यह क्वेश्चन आपका गलत है। ये रोहिणी गोडबोले ही, ठीक है, वो महिला हैं जिन्होंने कोलाइडर भौतिकी के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। ठीक है, ये होमी भाभा आप एटॉमिक पावर प्लांट से हैं, ठीक है ना, क्लियर, रोहिणी गोडबोले है, ठीक है, हायर एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में जो टकराव होता है, उस टकराव से जो उत्पन्न एनर्जी होती है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है कोलाइडर भौतिकी, कोलाइड, ठीक है, अणुओं के कोलाइड करने से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, उसका अध्ययन कोलाइडर भौतिकी में किया जाता है। और इस क्षेत्र में उच्च ऊर्जा के क्षेत्र में जो नाम प्रसिद्ध रहा है वो है रोहिणी गोडबोले का। ठीक है, और अब आ रहा है कि भारत में कोलाइडर भौतिकी के विकास में रोहिणी गोडबोले का योगदान किस क्षेत्र से संबंधित है? मैंने आपसे अभी बता दिया है, फिलहाल आप देखिए, ठीक है, उच्च ऊर्जा भौतिकी, ये हमने आपको पहले से ही बता रखा है। क्लियर, और अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलाइडर भौतिकी पर हमने कंप्लीट नॉलेज दिया है आपको। कोलाइडर भौतिकी में किस प्रकार के कणों के टकराने का अध्ययन किया जाता है? ठीक, बोलिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों का, ठीक है, ये हमारा एटम है,
क्लियर, ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक। तो न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन यहां है ना भाई, 3 पार्टिकल चाहिए, चौथा भी पार्टिकल है, लेकिन 3 पार्टिकल आप कॉमनली जानते हैं, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और इसके जो आउटर सेल में निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कह रहा है कि कोलाइडर भौतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप कहेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की कोलाइड का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और अब अगला पोर्शन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका से संबंधित किस मुद्दे पर चिंता व्यक्त किया है। यह है न्यायाधीशों के वेतन वृद्धि में, न्यायिक स्थगन की संस्कृति में, विशेष अदालतों की संख्या की कमी में, न्यायिक प्रणाली के का डिजिटलीकरण में। बोलिए। बी, न्यायिक स्थगन की संस्कृति। क्लियर, वकीलों द्वारा मुकदमे को लेकर के बार बार भागते रहना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख लगाते रहना, और इससे ठीक है क्या कर रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ केस पेंडिंग होते जा रहे हैं और लोगों को कभी भी हिंदुस्तान के न्यायालयों के द्वारा कभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वकील क्या कर रहा है, ठीक है, इसे अपनी रिकरिंग जो लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपनी रिकरिंग मान बैठा है। रिकरिंग का मतलब यह है कि एक तरह से कहा जाए कि नियमित धन मान बैठा है, ठीक है, और हर तारीख बढ़ाएगा, पैसा लेगा, ठीक है, मुवक्किल जाएगा आएगा, ये सब काम करने लगा है। तो मैडम द्रौपदी जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी को, ठीक है, इस प्रकार का जो मोरल सेट्स है, मोरल जो वैल्यू का गिरना है, इससे वो काफी चिंतित है, और वह न्यायिक स्थगन को, ठीक है, से क्या चाहती हैं कि इसमें परिवर्तन चाहती हैं, ठीक है। देखिए ये लिखा है, न्यायिक स्थगन की संस्कृति का मतलब है अदालतों में तारीख पर तारीख देना, ठीक है। इसका मतलब जैसे ही मुवक्किल आ जाएगा, कहा न्यायालय में आया, ठीक है, किसी भी विवाद को लेकर आया, शरीफ से शरीफ व्यक्ति आया, यहाँ का वकील जो है, हमारे देश का जो वकील है, उसको लॉ जरूर पढ़ाया जाता है, लेकिन एथिक्स और वर्च्यू उसको पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है। झूठ और बेईमानी उसकी एक फितरत बन चुकी है। ज्यादातर वकील आज अपने व्यवसाय को इसी काम से कर रहे हैं, ठीक है। अब न्यायपालिका को न्याय के नए युग की शुरुआत के लिए क्या करना चाहिए, ठीक। सभी मामलों को स्थगित करना चाहिए, समयबद्ध न्याय प्रणाली लागू करना चाहिए, न्यायालयों की संख्या कम करना चाहिए, केवल उच्च न्यायालयों में मामले का समाधान करना चाहिए। समयबद्ध न्याय प्रणाली को लागू करना चाहिए, ठीक है। वकील विवश होना चाहिए, न्यायपालिका में न्यायाधीश विवश होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यायाधीश हमारा नौकर है, हमारे टैक्स से पैसा लेता है, लेकिन वो हमें क्या करता है, ठीक है, वह केवल विलास करता है, ठीक है, क्लियर। और वह अपने कार्य को कभी भी, ठीक है, वकीलों के साथ मिलकर के, ठीक है, ये क्या कर रहा है, जनता को एक्सप्लॉइट करता है, और जनता अपने विकास के पैमाने को तय नहीं कर पाती, ठीक है, क्लियर। अपित इसी में उलझा करके रख दी जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका। और अब अगला पोर्शन देखिए, न्यायिक स्थगन की संस्कृति को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय प्रस्तावित किया गया है। केस प्रबंधन को, ठीक है, लेकिन यह चीज संभव नहीं हो पाया, अभी भी यह फ्लॉप गया, क्योंकि इसको लागू करने वाले लोग, जो केस का मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, यही मैनेज नहीं है, यही गलत तरीके से मैनेज हो जाते हैं, क्लियर। केस प्रबंधन का मतलब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी अखिलेश जी इसके अंदर, ठीक है, क्लियर।
तो फिलहाल आइए, आप किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है आप बताइए। ये 4 विकल्प आपके बीच में, 5 विकल्प है। किसे दिया गया है भारत रत्न? पीवी नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, एमएस स्वामीनाथन को? किसको दिया गया? चौधरी चरण सिंह? मतलब आप बी, आप सी, और अखिलेश जी? सभी को दिया गया। अखिलेश जी ने सही बताया, सभी को दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव बहुत अच्छे वित्त व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह भी ठीक है, जनता की अपनी आवाज रहे हैं। और इसके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर बिहार में ठीक है सामाजिक आंदोलन के एक पुरोधा हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, आप जानते ही हैं कि ये कृषि क्षेत्र में ठीक है अपनी अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? अब अगला, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? एनॉक्सिक चोट, हाइपोक्सिया, ब्रेडिकॉर्डिया, हाइपरऑक्सिया? हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा, ज्यादा होता है। और हाइपो का मतलब कम है। और ये ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन, तो इसका आंसर क्या हुआ? हाइपोऑक्सिया। ठीक है, अंग्रेजी ही अगर आप जानते हो तो भी आप कर सकते थे, हाइपोऑक्सिया। ठीक है। और अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो ठीक है, अगर आदमी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ठीक है, क्लियर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके ब्रेन में ऑक्सीजन कम है। और व्यक्ति झूठ बोलता है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति बहुत कमजोर है। क्लियर? कमजोर आदमी ही झूठ बोलता है। ठीक है, झूठ बोलेगा, फ्रॉड करेगा, इधर उधर लोगों को फंसाएगा उल्टे सीधे तरीके से, ठीक है, अर्न करना चाहता है। ठीक है, वो कौन होता है? वही होता है जो कमजोर होता है, नितांत कमजोर होता है, वही ये सब काम करता है। मजबूत आदमी कभी ये सब काम नहीं करता। ठीक है, तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली चोट को क्या कहा जाता है? अच्छा, ये तो हो गया ना। वो देखिए, इसका आंसर बताइए आप। एनॉक्सिक कहा जाता है, एनॉक्सिक मस्तिष्क चोट। और आप यहां आइए, आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किस गांव का विकास किया जा रहा है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये चीज आप याद रखिएगा, ये आपसे किसी भी कंपटीशन में पूछ सकते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, ये इसका विकल्प है। किविथु, तवांग, कोमेंग, पासीघाट। ठीक है, पहली चीज आप ये बताइए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल कहाँ रहा है? ठीक है, तो आपके सामने मुश्किल आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आंसर आप ये देखिए, किविथु, ये अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव में से एक है। क्लियर? चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब है। ये आता है LAC, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नॉट LOC। ठीक है, क्लियर? तो ये तो हो जाएगा पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब एक्चुअल क्या है? ठीक है,
क्लियर। तो आप कहेंगे कि भारत और चीन के बीच में दो लाइनें थी, एक मैकमोहन लाइन, और मैकमोहन लाइन को चीन नहीं मानता। बाद में इसने युद्ध कर लिया 1962 में। और उस युद्ध के बाद जो उसने कहा, रेखा निर्धारित की, वो भारत और चीन दोनों ने मिलकर के ही, वो अलग की बात है कि दोनों सहमत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसे कहा जाता है एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये खींची गई 1962 के बाद। ठीक है, और मैकमोहन लाइन कब खींची गई थी? 1914 में। ठीक, तो वाइब्रेंट योजना जो है क्या है? तो आप कहेंगे कि सर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, ठीक है, उसके विकास के लिए, जो सीमाओं पर स्थित गांव हैं उनके विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहते हैं। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पहला गांव जो गोद लिया गया वो गांव है किबिथु। और किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एकदम करीब है। ठीक है, अब इसके बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोलिए। सीमावर्ती गांव में जीवन स्तर में सुधार करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना, सीमावर्ती गांवों से पलायन को प्रोत्साहित करना। ये दो में आपको उलझा के रख दिया, पहले में और सी में। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना। ठीक, तो ये देखिए, सीमावर्ती गांवों में जीवन स्तर में सुधार करना, क्योंकि सीमावर्ती गांवों के जीवन स्तर में जब आप सुधार कर देंगे तो गांवों से पलायन होगा ही नहीं। गांव से पलायन क्यों होता है? क्योंकि गांव का जो जीवन स्तर है वह शहरों की तुलना में, ठीक है, कम है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। सिकुला सुरंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सिकुला सुरंग है कहाँ? आप ये देखिए। ठीक है, ये मनाली है। मनाली से डारचा के लिए जा रहा है। ठीक है, मनाली डारचा, ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक, अब चीन के साथ व्यापार को बढ़ावा देना, सभी मौसम में लद्दाख के साथ संपर्क बनाए रखना, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। कौन सा आंसर है इसका? ठीक है, लद्दाख के साथ संपर्क सभी मौसम में बनाए रखने के लिए ही, ठीक है, सिकुला सुरंग का बनाई गई है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, और ये कहां से शुरू होती है? तो आप कहोगे कि सर मनाली डारचा, ये देखिए, और इसके बाद ये कहाँ को जोड़ेगी? तो आप कहेंगे कि सर नीमू को जोड़ देती है, लेह को भी जोड़ देती है, लद्दाख को भी जोड़ देती है, और पडम को भी ये जोड़ता है। ठीक है, और अब ये बताइए आप, राष्ट्रीय गरिमा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छता अभियान चलाना, मैनुअल स्कैवेजिंग को समाप्त करना और प्रभावित लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, यही है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। ठीक है, मैला उठाना, मानव मलमूत्र को इकट्ठा करना और सर पर ले जाकर के उसका निपटारा करने की जो प्रथाएं हैं, इस पर रोक लगाई गई है, और इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। क्लियर?
और राष्ट्रीय गरिमा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? बोलिए। 1999, 2001, 2005, 2010? बोलिए। 2001 में 2001 में राष्ट्रीय गरिमा अभियान की शुरुआत हुई थी। क्लियर? और अब अगला पोर्शन, नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नमस्ते योजना, ठीक। तो आप मान रहे हैं कि करंट साइट्स में आपकी कमजोरी बहुत है, तो आप इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैगजीनों में और इस तरह से नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो आप आगे चलिए। तो कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करना, असुरक्षित सीवर और सेप्टी टैंक सफाई प्रथाओं को समाप्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता उद्यम स्थापित करना, सफाई कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण करना। बोलिए। नहीं, असुरक्षित सीवर और सेप्टी टैंक सफाई प्रथाओं को समाप्त करना, ठीक। यही है नमस्ते योजना। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी है, जैसे राष्ट्रीय गरिमा है, नमस्ते योजनाएं हैं, ये सब ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम है, ठीक है। ये सब चीजें मान लीजिए कि विज्ञान में, ठीक है, वो हम मान लेते हैं क्योंकि हमने विज्ञान पढ़ाया नहीं, लेकिन यहाँ तो आप सब जानते हैं, जानना चाहिए आपको। नमस्ते योजना के अंतर्गत सीवर सेप्टी टैंक वर्कर्स को क्या प्रदान किया जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि आप ये जो सीवर या सेप्टी टैंक है इसको आप सफाई नहीं करेंगे, सफाई तो करना पड़ेगा ना। लेकिन सफाई तो तब भी करते थे, आज भी करना है, लेकिन जब तब करते थे, मतलब बीते हुए दिनों में करते थे, तो लोग बहुत मर जाते थे, अमानवीय कार्य था, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आपके सामने ये 4 विकल्प है, बैंक लोन और ऋण माफी, व्यवसायिक प्रशिक्षण और पीपीई किट, यही इसका आंसर है। अब पीपीटी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल ये लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, यह आप सफाई कर्मियों को देंगे, ठीक है। क्लियर? और अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है यह क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 23 अगस्त, 4 जुलाई और 13 अगस्त, ये डेट आपको दी गई है, ठीक। ये 4 विकल्प हैं, तो इस विकल्प का, इसका जो विकल्प है वो है 23 अगस्त। अब 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत ने इसी दिन क्या काम किया था? आप कहेंगे दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर, ठीक है, विक्रम लैंडर को सुरक्षित रूप से उतारा था। कहां? चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती यहीं पर की गई है, ठीक है, प्रज्ञान रोवर, ठीक है। मतलब क्या है? दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर जाने वाला, रिसर्च करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है, ठीक है। क्लियर? और तब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी सर ने क्या किया
कि कहा कि हम इसी तारीख को, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। क्लियर? और फिलहाल अब हम लोग इसे भी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष हैकथॉन का ग्रैंड फिनाले कहां आयोजित किया जा रहा है? तो अभी हम समझाते हैं। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये हैदराबाद, ये इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर है, थोड़ी व्याख्या भी इसकी लिख दी गई है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, हैकथॉन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मैराथन कार्यक्रम है। ठीक है, और इस कार्यक्रम में क्या होता है, कोई दौड़ नहीं होती, अपितु तो देश में जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, PhD छात्र हैं, इनके 3-4 सदस्यों वाली टीमें भाग लेती हैं, यहीं पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? ग्रैंड फिनाले का मतलब स्थान। ठीक है, अब ट्रेड वॉच क्वार्टरली का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाना, भारत के व्यापार विकास और उभरते अवसरों का विश्लेषण करना, वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट तैयार करना, शिक्षा क्षेत्र के लिए नीतियां बनाना। तो भारत के व्यापार विकास और उभरते हुए अवसरों का विश्लेषण करना। ठीक, क्लियर? और अब हाल ही में रातापानी अभयारण्य को मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? रातापानी। ठीक, तो आप बताएंगे क्या? नौवां है ये। क्लियर? और मैं सोच रहा हूं कि आज कितने क्वेश्चन हो गए? ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक ले लें, क्लास ले लें। ठीक है, ये भी जरा कर लीजिए, 150 कर लेते। 2024 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? MS सुब्बालक्ष्मी, TM कृष्णा, नीना प्रसाद, रवि राजा। नहीं, TM कृष्णा को चुना गया है। ठीक है, TM कृष्णा, संगीत कला निधि पुरस्कार। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, लेटेस्ट में आप सभी के इम्तिहान चल रहे हैं। क्लियर? और फिर ये पूछ रहा है कि 2024 के कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? हाँ, तो बताइए किसे दिया जाएगा? डॉक्टर नीना प्रसाद को दिया जाएगा। ठीक, और आप TM कृष्णा किस पुरस्कार के विजेता भी रहे हैं, और कोई पुरस्कार इन्होंने पाया है क्या? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर नोबेल पुरस्कार नहीं सर, मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न तो पाया नहीं इन्होंने, ज्ञानपीठ भी इन्होंने नहीं पाया, तो पाया क्या इन्होंने? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, और इस पुरस्कार को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, नीना प्रसाद ने अपनी PhD किस विषय पर की है?
बोलिए। लॉस और थांडो पर किया है। चलिए, अब अगला, डार्क डॉक्टर मार्गरेट बॉस्टिन को किस श्रेणी में पुरस्कार मिलेगा? बोलिए। संगीत पुरस्कार इनको मिलेगा। ठीक है, तो आज इतने ही पे रहने देंगे। ठीक है, और मैं सोच रहा हूं कि आप ये सब चीजें जो थोड़ी थोड़ी कराई जा रही हैं, डेली कराई जा रही हैं, आप इसे जरूर करेंगे। ठीक है, और मेहनत करेंगे, क्योंकि यही छोटी छोटी जो नॉलेज है, ठीक है, एक दिन वह बड़े सागर में बदल जाएगा और आपको यह औरों से बिल्कुल अलग कर जाएगा।